नक्शे को एक बार फिर गौर से देखने के बाद वो उठा और उसने अपने सूटकेस के खुफिया खाने से रिवॉल्वर और एक दस्ती बम निकालकर कोट की जेब में रखा। नक्शे के साथ साथ उसने खासी बड़ी तादाद में करेंसी भी जेब में डाली और सूटकेस बंद करके वो तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कमरा लॉक करके वो लिफ्ट के जरिए नीचे आया और पार्किंग में मौजूद नीले रंग की डॉटसन तलाश करने में उसे दिक्कत ना हुई। कार वाकई नई और उसकी मर्जी के मुताबिक थी। चंद लम्हों बाद वो कार चलाता हुआ उस सड़क पर चल पड़ा जिधर उसने किंग रोड को मार्क किया था। रास्ते में एक पेट्रोल पंप पर रुककर उसने कार की टैंकी फुल करवा ली और फिर मुख्तलिफ सड़कों पर घूमने के बाद वो किंग रोड पर पहुंच गया। उसकी नजरें तेजी से फ्लैट्स के नंबर देख रही थी। चंद लम्हों बाद उसने 200 नंबर के फ्लैट को मार्क कर लिया। उसने कार फ्लैट के नीचे रोकी और फिर कार से उतरकर वो बड़े मुतमईन अंदाज में सीढ़ियां चढ़ता गया। फ्लैट का दरवाजा बंद था। उसने कॉल बेल का बटन दबा दिया। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से कदमों की आवाजें उभरी और दरवाजा एक झटके से खुल गया। दरवाजे पर एक उद्धड़ उम्र आदमी मौजूद था और उसके पेट पर बंधा हुआ मखसूस एप्रॉन बता रहा था कि वो बावर्ची है। जी फरमाइए, उस बावर्ची ने सर से पैर तक मिथाइस का जायजा लेते हुए कहा। मुझे अली इमरान साहब से मिलना है, मिथाइस ने बड़े बावकार लहजे में कहा। आइए तशरीफ लाइए, बावर्ची ने कहा और वापस मुड़ गया। मिथाइस समझ गया कि फ्लैट में इमरान मौजूद है। वो इस बावर्ची के पीछे चलता हुआ आगे बढ़ा। बावर्ची ने उसे एक छोटे मगर खासे खूबसूरत अंदाज में सजे हुए ड्राइंग रूम में बैठने का इशारा किया। तशरीफ रखिए, मैं बॉस को इत्तला करता हूँ, बावर्ची ने कहा और मिथाइस उसका शुक्रिया अदा करके एक सोफे पर बैठ गया। वो बड़े गौर से ड्राइंग रूम का जायजा ले रहा था। उसकी रगों में खून सनसना रहा था क्योंकि वो ऐसे आदमी के फ्लैट में मौजूद था जिसे हल्का मौत जैसी तंजीम बेहद अहमियत दे रही थी। चंद लम्हों बाद दरवाजे से खनकारने की आवाज सुनाई दी और मिथाइस ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर एक खूबसूरत सा नौजवान खड़ा था। उसने सादा सी पतलून और शर्ट पहनी हुई थी। जिस्म खासा सुडौल और वर्जिशी लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर मासूमियत की झलकियां नुमाया थी। मुझे मिथाइस कहते हैं, मिथाइस ने जल्दी से उठकर अपना तारुफ कराते हुए कहा। कौन कहते हैं ये भी बता दीजिए ताकि मैं उनके खिलाफ होतक इज्जत का दावा कर सकूं। भला ये भी नाम है किसी शरीफ आदमी को पुकारने के लिए? मुझे तो ये नाम सुनते ही मिथिलटेड स्पिरिट की खुशबू आनी शुरू हो जाती है और आपको शायद, बल्कि शायद क्या, यकीनन ये मालूम ना होगा कि मैं मिथिलटेड स्पिरिट से एलर्जी हूँ। इसकी खुशबू सूंघते ही मुझे नज़ला हो जाता है और हमारे हुक्मा कहते हैं कि नज़ला 100 बीमारियों की एक बीमारी है और आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए कि 100 in 1 किस कदर खौफनाक बीमारी हो सकती है। इमरान की जुबान कैंची की तरह चल पड़ी और मिथाइस हैरत भरे अंदाज में इमरान को देखता ही रह गया। इस टाइप के आदमी से तो शायद वो जिंदगी में पहले कभी ना मिला था। आप ज़रूरत से ज़्यादा बातें करते हैं। बहरहाल मुझे अली इमरान साहब से मिलना है, मिथाइस ने होंठ काटते हुए कहा। ओ अच्छा अच्छा, तशरीफ रखिए। खड़े खड़े मुलाकात शरीफों का शेवा नहीं होती, इमरान ने बड़े गर्मजोश अंदाज में कहा और फिर एक तरफ मेज पर रखा हुआ पैड उठाकर वो मिथाइस के सामने वाले सोफे पर बैठ गया। उसने जेब से बॉल पॉइंट कलम निकाला और उसे खोल लिया। हाँ, अब फरमाइए आपकी ज़रूरत कितनी है? इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। ज़रूरत? कैसी ज़रूरत? मिथाइस ने पहले से भी ज़्यादा हैरान होकर कहा। अभी आप कह रहे थे कि ज़रूरत से ज़्यादा बातें करता हूँ, तो आप अपनी ज़रूरत बता दीजिए ताकि मैं उससे ज़्यादा बातें ना करूँ और आपको कोई शिकवा ना हो, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। पहले आप अपना तारुफ कराइए, फिर ज़रूरत भी बता दूंगा, मिथाइस ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। मेरा तारुफ? अच्छा हाँ, ये भी ठीक है। मुहसिब आदमी तारुफ पहले करते हैं, फिर बातें होती हैं। सुलेमान, अरे भाई सुलेमान, इमरान ने बात के आखिर में जोर से चीखते हुए कहा और दूसरे लम्हे सुलेमान दरवाजे पर नमूदार हुआ। ये साहब कह रहे हैं कि अपना तारुफ कराओ। अब आदमी खुद तो तारुफ कराने से रहा, इसके लिए तो लाजमन किसी तीसरे आदमी की ज़रूरत पड़ती है और इस वक्त फ्लैट में तुम्हारे अलावा और कोई मौजूद नहीं और ये भी गनीमत है कि तुम मौजूद हो, वरना तारुफ कराने के लिए बाहर सड़क से कोई आदमी पकड़कर लाना पड़ता। इमरान की जुबान एक बार फिर चल पड़ी। लेकिन मुझे तो इन साहब के मुतालिक मालूम नहीं है, फिर मैं इनका तारुफ कैसे कराऊंगा? आप ऐसा कोई आदमी ढूंढिए जो आप दोनों को जानता हो, सुलेमान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया और बड़ी बेनियाजी से वापस मुड़ गया।
मिताइस खामोश बैठा ये सारा ड्रामा देख रहा था। उसकी समझ में ना आ रहा था कि ये कैसे लोग हैं जो किसी अजनबी के साथ इस तरह की बातें शुरू कर देते हैं। सुलेमान भी ठीक कहता है, तो फिर ऐसा आदमी कौन हो सकता है? इमरान ने सोचने जैसे अंदाज में कहा। आपका नाम अली इमरान है? मिताइस ने खुद ही पूछ लिया। अली इमरान, नाम सुना तो हुआ है, बहरहाल सुलेमान ज्यादा जानता है, उससे फिर पूछ लेते हैं। सुलेमान, अरे भाई सुलेमान। इमरान ने एक बार फिर सुलेमान को आवाज़ें देनी शुरू कर दी और मिताइस के जहन में झुंझलाहट सी पैदा हुई। एक बार तो उसका जी चाहा कि रिवॉल्वर निकालकर इस बगैर ब्रेकों के बोलने वाली मशीन को हमेशा के लिए खामोश कर दे, लेकिन फिर वो खामोश हो गया। वो फिलहाल अपने आप को जाहिर ना करना चाहता था। अब क्या बात है, मुझे आप खाना भी पकाने देंगे या नहीं? सुलेमान ने एक बार फिर नमोदार होते हुए चिल्लाए हुए लहजे में कहा। मेरा नाम अली इमरान तो नहीं, ये साहब पूछ रहे हैं। अगर तुम्हें यकीन हो तो बता दो, वरना मुझे डैडी से तस्दीक करनी पड़ेगी। इमरान ने कहा। आपका नाम अली इमरान? ठहरिए, जरा मुझे सोच लेने दीजिए। अरे हाँ, वाकई आपका ही नाम तो अली इमरान है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद आ गया। सुलेमान ने भी बाकायदा अदाकारी करते हुए कहा और फिर तेजी से वापस चला गया। मजबूरी है जनाब, अब सुलेमान ने तस्दीक कर दी है और मुझ में इतनी जरूरत नहीं है कि मैं उसे चैलेंज कर सकूं। इमरान ने यूं रो देने वाले लहजे में कहा, जैसे बादिल न ख्वास्ता ये नाम अपने ऊपर चिपका रहा हो। अगर आपका नाम अली इमरान है तो फिर मेरे पास आपके लिए एक चीज है। मिताइस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अब उसने भी फैसला कर लिया था कि इमरान की टाइप के मुताबिक ही उसे डील करेगा। चीज? अरे कहाँ है, जल्दी से दीजिए, वरना सुलेमान ने हंडिया पका ली तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इमरान ने बड़े बेताब से अंदाज में कहा। हंडिया? क्या मतलब? मिताइस वाकई हैरान रह गया। जनाब, अब क्या बताऊं, आप अजनबी हैं और डैडी कहते हैं अजनबियों को घरेलू हालात नहीं बताए जाते, लेकिन अब आपने पूछ ही लिया है तो चलो बता देता हूँ। आज पकाने की कोई चीज़ नहीं थी, राशन खत्म, पैसा खत्म, सिर्फ सुई गैस चल रही थी। इसलिए मैंने मजबूरन सुलेमान से कहा कि चलो हंडिया तो चढ़ा लो, कोई ना कोई अल्लाह का बंदा कुछ लेकर आ जाएगा। और आप तशरीफ भी ले आए। चलो आज चीज़ ही पकाकर खा लेंगे, और क्या कर सकते हैं? इमरान ने बड़े मौजरत भरे अंदाज में कहा और इस बार मिताइस बेख्तियार हंस पड़ा। झुंझलाहट का असर खत्म होने के बाद अब उसे इमरान की बातें दिलचस्प लग रही थी। जो चीज़ मेरे पास है वो पकाने की नहीं बल्कि सुनने से ताल्लुक़ रखती है, मिताइस ने मुस्कुराते हुए कहा। काम व दहन का मुहावरा तो सुना था, चलो आज कान व दहन भी सुन लिया। फरमाइए, मैं हमतन गोश बल्कि खरगोश बन जाता हूँ, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, जैसे उसे पकाने की बजाय सुनने वाली बात से मायूसी हुई हो। आपने कभी हल्का मौत का नाम सुना हुआ है? मिताइस ने संजीदा होते हुए कहा। हल्का मौत? हाँ हाँ सुना है, फांसी देने वाले जो रसद तैयार करते हैं उसे हल्का मौत कहा जाता है। अब इतना तो मैं पढ़ा हुआ हूँ, क्या आपको कहीं जल्लाद तो तैनात नहीं कर दिया गया? इमरान ने जवाब दिया। वैसे वो दिल ही दिल में चौंक पड़ा था। आपने फिर सुना नहीं है, मेरा ताल्लुक वेस्टर्न गारमेंट से है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैं गुज़िश्ता दिनों बिजनेस के सिलसिले में फारग गया तो वहाँ होटल सिल्वर स्टार में अपने कमरे में लेटा हुआ था कि साथ वाले कमरे से मुझे कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई दी। चूँकि मैं अकेला और फारिग था, इसलिए मैं न चाहने के बावजूद उनकी बातें सुनता रहा। एक औरत और 3 मर्दों की आवाज़ें थी। वो पाकिस्तान के अली इमरान की बातें कर रहे थे। उन्होंने किंग रोड फ्लैट नंबर 200 का जिक्र किया कि यहाँ अली इमरान की रिहाइश है, और उनकी बातों से मुझे मालूम हुआ कि उनका ताल्लुक यहूदियों की एक खुफिया तंजीम जीविश ऑर्गेनाइजेशन जिसे हल्का मौत कहते हैं से है, और वो उसके सुपर एजेंट हैं और वो अली इमरान के कत्ल के मिशन पर जा रहे हैं। उनकी बातों से ही मुझे मालूम हुआ कि अली इमरान का ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है। मैं उनकी बातें सुनता रहा। उन्होंने पाकिस्तान किसी को कॉल भी किया और किसी से अली इमरान की पाकिस्तान में मौजूदगी की तस्दीक की। उसके बाद वो लोग कमरे से चले गए। सिर्फ एक मर्द और एक औरत उस कमरे में रह गए। वो शायद मियाँ बीवी थे। बहरहाल उसके बाद खामोशी रही। सुबह उठकर मैंने कोशिश की कि उन्हें देखूं, लेकिन वो लोग मुझे नजर ना आए। मैंने चूंकि यहाँ सुबह आना था, यहाँ मेरा ताल्लुक फिनले लिमिटेड से है, चुनांचे मैं यहाँ आ गया और अपने काम से फारिग होकर मैं अपने कमरे में लेटा ही था कि अचानक मुझे आपका ख्याल आ गया। मैंने सोचा कि आपको इत्तला कर दूं, क्योंकि मुझे यहूदियों से दिली नफरत है। मेरे वालिद और वालिदा को यहूदियों ने कत्ल कर दिया था। उन्होंने एक यहूदी बिजनेसमैन से कारोबारी मुकाबला किया था
और उसने इस मुकाबले से बचने के लिए उन्हें कत्ल करा दिया था। तब से मेरे दिल में यहूदियों के खिलाफ एक फितरी नफरत सी पैदा हो गई है। शायद यही नफरत ही है जिसकी वजह से मैं ढूंढते ढूंढते यहाँ आया हूँ। हालांकि मेरी अकल मुझे मना करती रही है कि मैं इस चक्कर में ना पड़ूं। मैं एक सीधा साधा सा बिजनेसमैन हूँ, मुझे अपने काम से काम रखना चाहिए। मिताइस ने बड़े दर्दमंदाना लहजे में कहा और इमरान उसे गौर से देखता रहा और उसकी बात सुनता रहा। आपका बेहद शुक्रिया, ये कि आपने तकलीफ की। वैसे मेरा सीक्रेट सर्विस से कोई ताल्लुक नहीं, मैंने तो शादी दफ्तर खोल रखा है, उसी से गुजारा हो रहा है। उन्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, अगर वो मुझे मिल जाते तो मैं ज़रूर उनकी गलतफहमी दूर कर देता। बहरहाल अब मुझे पुलिस को इत्तला देनी पड़ेगी। वैसे आप कौन से होटल में रिहाइश पजीर हैं? इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। मैं होटल शालीमार में रह रहा हूँ, मैं एक हफ्ता यहाँ रहूँगा, फिर वेस्टर्न गारमेंट चला जाऊँगा। बहरहाल मेरे दिल ने मुझे मजबूर किया और मैंने ये खबर आप तक पहुँचा दी। इससे ज़्यादा मेरा कोई ताल्लुक नहीं और अब मुझे इजाज़त दीजिए। मिताइस ने उठकर खड़े होते हुए कहा। बैठिए बैठिए, मैं आपको चाय पिलाए बगैर नहीं जाने दूंगा। आपने मेरी खातिर इतनी तकलीफ की है तो इसके जवाब में कुछ तकलीफ मुझे भी करनी चाहिए। इमरान ने बड़े खुलूस भरे लहजे में कहा। नहीं शुक्रिया, मैं ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रुकना चाहता। ये कोई पुरइसरार सा सिलसिला है और मैं किसी सूरत भी इसमें मुलविस नहीं होना चाहता था, मिताइस ने कहा और साथ ही वो दरवाजे की तरफ मुड़ गया। इमरान खामोश बैठा रहा और मिताइस तेज तेज कदम उठाता दरवाजे तक पहुंचा ही था कि अचानक ठटक कर रुका और फिर मुड़कर इमरान से मुखातिब हुआ। हाँ, मुझे याद आ गया, वो लोग आपके इस फ्लैट को बम से उड़ाने की बातें कर रहे थे, इसलिए आप प्लीज मोहतात रहें। गुड बाय, मिताइस ने कहा और मुड़कर दरवाजे से बाहर निकल आया। राहदारी में चलते हुए उसने एक लम्हे के लिए मुड़कर पीछे देखा और फिर इंतहाई फुर्ती से उसने जेब से एक छोटी सी पिन निकालकर राहदारी के कोने में फेंक दी। चंद लम्हों बाद वो फ्लैट की सीढ़ियां उतरकर अपनी कार में आ बैठा और उसने ऊपर फ्लैट की खिड़की की तरफ देखे बगैर अपनी कार स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। हालांकि उसे यकीन था कि इमरान ऊपर खिड़की से बाहर जरूर झांक रहा होगा। उसने दरअसल इमरान के साथ डबल गेम खेली थी। उसे मालूम था कि इमरान उससे मजीद मालूमात हासिल करने के लिए उसके होटल ज़रूर आएगा और वो पहले उसके मुतालिक तहकीकात करेगा। उसने अपने मुतालिक जो कुछ बताया था वो दुरुस्त था। कागजात के मुताबिक उसका ताल्लुक वेस्टर्न गारमेंट से ही था और वो फारग से यहाँ पहुँचा था और हेडक्वार्टर की तरफ से हर किस्म का शक मिटाने के लिए यहाँ की एक फर्म फिनलैंड कंपनी से उसका कारोबारी लिंक जाहिर किया गया था। उसने ये सारा खेल नफसियाती अंदाज में खेला था। उसे मालूम था कि तहकीकात के बाद जब उसकी सारी बातें दुरुस्त मालूम होंगी, इमरान बिल्कुल मुतमईन होकर उसके पास आएगा और फिर उसके इसी इत्मीनान से वो फ़ायदा उठाएगा और किसी भी मुनासिब मौके पर वो पलक झपकने में उसका खात्मा कर देगा। क्योंकि उसे मालूम था कि सीक्रेट सर्विस से मुतालिक अफराद बज़ाहिर कितने ही मुतमईन नज़र आ रहे हों, लेकिन वो हर लम्हे अपने साए से भी चौकन्ने रहते हैं और वो सिर्फ इमरान का चौकन्नापन दूर करना चाहता था। और अगर उसकी तवक्के के मुताबिक इमरान वापस ना भी आए तो फिर दूसरी सूरत में उसने इस पिन को इस्तेमाल करना था। ये पिन और उसके इस्तेमाल का तरीका उसे डॉक्टर विकली ने खुसूसी तोहफे के तौर पर बताया था। इस पिन के एक सिरे पर इंतहाई सरीउल असर जहर लगा हुआ था और इस पिन के सिरे के अंदर मैग्नेट रेस का रिसीवर मौजूद था। इस रिसीवर को वायरलेस लहरों के जरिए ऑपरेट किया जा सकता था। वो जब भी चाहता यहाँ होटल में बैठे बैठे इस पिन को राहदारी से ऑपरेट करके इमरान के जिस्म में दाखिल कर सकता था और जैसे ही वो इमरान के जिस्म में दाखिल होती, इमरान पलक झपकने में खत्म हो सकता था। ये पिन मैग्नेट रेस की मदद से सिर्फ 6 फीट के दायरे के अंदर ही हरकत कर सकती थी, इसलिए उसने उसे राहदारी में फेंका था। क्योंकि इमरान बहरहाल आते जाते हुए इस राहदारी से गुजरता होगा और जब भी इसे ऑपरेट कर देता तो इस पिन के दायरे कार के अंदर कोई भी इंसान दाखिल होता, ये पिन उसके जिस्म में खुद ब खुद दाखिल हो जाती। अब सिर्फ मसला इतना था कि जब पिन को ऑपरेट किया जाता तो उसके दायरे कार में इमरान को होना चाहिए, कोई दूसरा आदमी ना हो। और इसका तरीक़ेकार भी उसने अपने जहन में तैयार कर लिया था और उसके लिए उसे दोबारा इमरान के फ्लैट तक जाना पड़ता था और उसे मालूम था कि इमरान जब उसके मुतालिक तहकीकात करेगा तो फिर वो पूरी तरह मुतमईन होगा और इस इत्मीनान की सूरत में वो मार भी खा जाएगा। उसने अपना लिबास बदला और फिर वो दोबारा बेड पर लेट गया। वो दिल ही दिल में इमरान की बातों पर गौर कर रहा था। उसे यूं महसूस हो रहा था कि या तो इमरान इंतहाई खतरनाक तरीन शख्सियत है या फिर वो हद से ज़्यादा सादा और मासूम सा आदमी है जिसे खौमखा इतनी अहमियत दे दी गई है।
वो इन्हीं सोचों में गुम था कि उसे नींद आ गई और फिर टेलीफोन की घंटी की आवाज ने उसको जगा दिया। उसने चौंक कर साथ ही टिपाई पर पड़े हुए टेलीफोन का रिसीवर उठा लिया। यस, मिथाइस ने खुमार आलूद लहजे में कहा। कोई साहब अली इमरान आपसे बात करना चाहते हैं। दूसरी तरफ से ऑपरेटर ने कहा। ओह अच्छा, बात कराओ, मिथाइस ने पूरी तरह बेदार होते हुए कहा। उसकी आंखों में चमक आ गई थी। उसे अपना मंसूबा मुकम्मल होता महसूस हो रहा था। हेलो, 100 in 1, मैं अली इमरान बोल रहा हूँ। इमरान की जिंदगी से भरपूर और चहकती हुई आवाज सुनाई दी। ओ आप, फरमाइए, मिथाइस ने जानबूझकर लहजे को खुश्क बनाते हुए कहा। फरमाना क्या है, अर्ज करना है। वैसे आप हुक्म करें तो तूल भी हो सकता है। अगर आपके पास कुछ वक्त फारिग हो तो आपसे शिनाख्त परेड करा ली जाए, इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा। शिनाख्त परेड, क्या मतलब? मिथाइस ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। आपने उन अफराद की आवाजें सुनी थी लेकिन उन्हें देखा ना था। अगर मैं आपको वो आवाजें दोबारा सुनवाऊं तो क्या आप पहचान लेंगे? दरअसल वो लोग आपके जाने के बाद मेरे पास आए थे। मैंने उन्हें गिला किया कि आप खौमाखा मेरे कत्ल का मंसूबा बना रहे थे। मैं तो पहले ही इश्क की बीमारी में मुब्तला हूँ और आशिक तो जिंदा होते ही नहीं, और मुर्दों को मारना कौन सी बहादुरी है। इस पर वो इसरार करने लगे कि हमने कोई ऐसा मंसूबा नहीं बनाया, आपको गलत खबर दी गई है। चुनांचे मैंने सोचा कि चलो आपसे शिनाख्त परेड करा लूं। इमरान की आवाज़ सुनाई दी। सॉरी जनाब, मैंने पहले कहा है कि मैं इस चक्कर में मजीद उलझना नहीं चाहता। शायद मैंने पहले ही आपको इत्तला देकर गलती की है। अब प्लीज़ आप मुझे इस मामले में मजीद मुलविस ना करें, शुक्रिया, मिथाइस ने इंतहाई खुश्क लहजे में कहा और साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। अलबत्ता उसके जहन में इमरान की ये बात सुनकर भौचाल सा आ गया था कि इमरान ने डगलस, अरसलान और फरकंदा को न सिर्फ ट्रेस कर लिया है बल्कि उनकी आवाज़ें भी रिकॉर्ड कर ली हैं। और इमरान की गुफ्तगू से तो यही अंदाज़ा होता था कि वो उन पर काबू भी पा चुका है और अब सिर्फ तस्दीक करना चाहता है। लेकिन यह उसके ख्याल के मुताबिक किसी सूरत मुमकिन ही ना था। फिर उसने ऐसी बात क्यों की? अब यही सोचा जा सकता था कि उसे मिथाइस पर ही शक हो गया है और वो इस तरह अपने शक की तस्दीक करना चाहता है। मिथाइस के जहन में खलबली सी मच गई थी और अभी वो इस बारे में सोच ही रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई और मिथाइस चौंक कर बेड से उतर आया। कौन है? उसने जल्दी से कोट पहनते हुए पूछा। 100 in 1, दरवाजे की दूसरी तरफ से इमरान की आवाज़ सुनाई दी और मिथाइस की आंखें हैरत से बहल गई। अब उसे एहसास हो रहा था कि इमरान उसके जहन से कोई बालातर चीज़ है और उसने खौमखा ये प्लान बनाकर आप बैल मुझे मार वाला काम कर लिया है। बहरहाल वो आगे बढ़ा और उसने दरवाजे की चटकनी उतार दी